नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपनी डेली लाइफ यानी प्रतिदिन के दिनचर्या के कुछ उदाहरणों के साथ कि कैसे डेली लाइफ में हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। अगर हम दूध को गर्मियों के दिन में रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो फट जाता है, ख़राब हो जाता है। लोहे के छड़ को आपने देखा होगा कि अगर खुले वातावरण में छोड़ा जाए, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए तो मॉइस्चर के कारण उसमें रस्ट लग जाते हैं, जंग लग जाते हैं। खाने का पकना हो गया या फिर खाने का पेट में डाइजेस्ट होना, ये सब क्या है? इन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन अवश्य हो रहा है। दोस्तों प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंज में इनिशियल सब्सटेंस या शुरू में जो पदार्थ होता है उसके अवस्था मतलब स्टेट, उसके बाद जो है उसके अवस्था, फिर कलर, रंग में, टेम्परेचर में, इनमें क्या होता है? चेंज होता है। मतलब जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल चेंज होने के कारण उसके जो है स्टेट में, कलर में, टेम्परेचर में या फिर गैस का इवॉल्व होना, ये सब चीज़ें होती हैं। गैस इवॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन होता क्या है, किसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस रिएक्ट बिटवीन ईच अदर एंड फॉर्म टू और वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना? व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस react with each other to form two or more new substance is called chemical reaction. फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम की कोई रिबन या मैग्नीशियम की पट्टी को अगर हम बर्न करते हैं तो बर्न कब करते हैं? ऑक्सीजन, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। जब बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा जो कि पाउडर्ड फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। अब केमिकल रिएक्शन से, हर केमिकल रिएक्शन के लिए कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन होता है, तो केमिकल रिएक्शन से ही बनता है केमिकल इक्वेशन। मतलब जब हम किसी केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशन के फॉर्म में दिखाते हैं तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स और फार्मूला के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मीन्स जैसे ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो इसको अगर हम इसके सिंबल से, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg हो गया, ऑक्सीजन का आपका O हो गया और O2 हो गया, और इससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है तो MgO, तो ये जो है ये एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। तो जो भी हम केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल चेंज को जब हम सिंबल्स और फार्मूले के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे बनता है केमिकल इक्वेशन। वैसे ही मान लीजिए जैसे ये हो गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इसको जो बोलते हैं, जब ऐसे लिख दिए तो ये वर्ड के रूप में है तो इसको हम वर्ड फार्मूला बोलते हैं। अब यही हम सिंबल्स का यूज कर दिए हैं, जिंक का Zn हो गया,
सल्फ्यूरिक एसिड का आप सबको पता होगा H2SO4 होता है। अब इससे मिलके जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4 बन गया और प्लस हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हो गया। अब बैलेंसिंग है इक्वेशन। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि संतुलन करना, मतलब बैलेंस बनाना। दोस्तों आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो कि प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जिसके अनुसार किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसके मास में कोई चेंज नहीं होता, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना तो उसको डिस्ट्रॉय के नष्ट किया जा सकता है। इसलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस या संतुलित होना जरूरी है। इसीलिए हम हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये रिएक्टेंट, अच्छा एक चीज़ भूल गए कि केमिकल, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड में होते हैं, इनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स में होते हैं और प्रोडक्ट में होते हैं, इनके सारे एलिमेंट्स जो अलग, जैसे जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो इधर भी यही होंगे, लेकिन इसके सारे एलिमेंट्स के जो मास होगा, एटम्स होंगे, वो इक्वल होंगे। उसमें जैसे जिंक का यहाँ एक एटम है, यहाँ भी एक एटम है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ सल्फर का एक एटम है, यहाँ भी सल्फर का एक एटम है, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो ये क्या है? बैलेंस है। लेकिन जैसे ये है, ये बैलेंस नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है? 2 एटम है। तो जब कोई केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं और बैलेंस नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। और जब बैलेंस होता है तो उसको हम बैलेंस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, इनके बीच में रिएक्शन होता है, और उससे जो बनता है उसको राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने में हमको क्या देखना होता है कि सारे एलिमेंट्स जो है बराबर होने चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन के सारे एलिमेंट्स का मास प्रोडक्ट जो है सबका बराबर होना चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस होगा तो फिर वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं कहेगा। आइए अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आयरन हो गया। आयरन जब वाटर या वेपर या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं वेपर और मॉइस्चर सब में क्या होते हैं? वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। रिएक्ट करता है तो ये जो है आपका Fe3O4 बनाता है और प्लस H2। Fe3O4 क्या है? रस्ट का ही फॉर्म हो गया। अब देखिए इसमें देखेंगे तो Fe मतलब आयरन क्या है? 1 एटम है, और यहाँ Fe क्या है? 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये क्या है? ये स्केलेटल है, स्केलेटल इक्वेशन है। इसको हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। दोस्तों हमेशा बैलेंस करने टाइम हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखते हैं, और जिसका नंबर मैक्सिमम होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि Fe1 है, यहाँ Fe3 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो हमको क्या करना है? हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और Fe को बैलेंस करना है। तो Fe3 है, तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये Fe3 हो गया। प्लस अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो इसको बैलेंस करने के हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये H2 और 4 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन 8 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है? 2 है। तो इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 से हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हो जाएंगे? एटम इसके भी 8 हो जाए। अब देखिए चेक करते हैं। Fe यहाँ 3 है, यहाँ भी Fe3 है, आयरन 3 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 8 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 8 है, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। तो अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा हमारा बैलेंस इक्वेशन। ऐसे ही जो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, अगर वर्ड फॉर्म में या स्केलेटल फॉर्म में दिया है तो उसको बैलेंस करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने से
बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उसके फिजिकल स्टेट को लिख देते हैं। मतलब वो क्या होगा, एक्वस होगा कि लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा। जैसे Fe लोहा हम जानते हैं क्या होता है, सॉलिड होता है, तो यहाँ सॉलिड के लिए यस लिख दिए। और ये हम जानते हैं कि वेपर है या मॉइस्चर है, तो इसको हम गैसियस स्टेट में रहेगा तो जी लिख दिए। ये Fe3O4 ये सॉलिड ही होगा, रस्ट जो होता है सॉलिड होता है, तो यहाँ हम सॉलिड लिख दिए। और ये क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा तो जी लिख देंगे। अब ये क्या बना, ये आपका परफेक्ट जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना। आइए ऐसे ही कुछ और केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये Na2SO4 प्लस H2। तो ये एक स्केलेटल फार्मूला तो हो गया, स्केलेटल केमिकल फार्मूला हो गया, केमिकल रिएक्शन या कुछ भी कर लीजिए, केमिकल फार्मूला हो गया। लेकिन ये क्या बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है क्योंकि स्केलेटल है। देखिए यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, ऐसे ही पता चल गया बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2NaOH प्लस H2SO4। अब देखिए यहाँ Na तो बैलेंस हो गया, Na2SO4। देखिए सोडियम यहाँ 2, सोडियम यहाँ भी 2 हो गया, सोडियम का काम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 4 6 है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ 4 है और 4 और 1 5 है। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऑक्सीजन भी 6 हो जाएगा। देखिए ऑक्सीजन 2 और 4 6, यहाँ ऑक्सीजन 4 और 2 6, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया। अब सल्फर 1 सल्फर 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये अब बैलेंस्ड हो गया। वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड और उसके साथ बेरियम सल्फेट। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। बेरियम आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अब देखिए ये तो वर्ड फार्मूला हो गया, अब इसको स्केलेटन में लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम। अब देखिए ये बैलेंस नहीं है, क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 3 हो गया, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, BaCl2 यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्लोरीन क्या हो गया, 3 2 या 6 हो गया। यहाँ क्लोरीन क्या है, 1 है, 3 है, सॉरी 3 है, इसको नोट कर लें, Al2SO4। अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ तो 3 है, यहाँ क्या हो गया, 3 2 या 6 हो गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। और जो मल्टीप्लाई होता है सारे एलिमेंट्स में होता है, ये नहीं कि बस क्लोरीन में होगा, एल्युमिनियम में भी होगा। अब देखिए बेरियम यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 1 हो गया, तो हम इसको भी बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर। अब चेक कर लेते हैं, बेरियम यहाँ 3, यहाँ भी 3 हो गया, क्लोरीन 3 2 या 6, क्लोरीन यहाँ भी 3 2 या 6 हो गया, एल्युमिनियम यहाँ 2, यहाँ भी एल्युमिनियम 2 हो गया, सल्फर 3, सल्फर यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन 4 3 या 12, ऑक्सीजन है 4 3 या 12, तो ये क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। अब इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसका लिख देंगे एक्वस। एक्वस का मतलब क्या होता है, एक्वस स्टेट वो स्टेट होता है जो वाटर में सोल्यूबल हो। ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, प्रिसिपिटेट। मतलब जब हम इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं तो नीचे जो है बैठ जाता है, उसको प्रिसिपिटेट बोलते हैं। और ये किस स्टेट में होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। अब ये हमारा वो कंप्लीट हो गया केमिकल इक्वेशन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन।
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में सबसे पहला इक्वेशन होता है कॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सॉरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन यानी जुड़ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी जो है कोई, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स, व्हेन टू आर मोर देन टू reactant react to form one product is called combination reaction। मतलब इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या रिएक्टेंट जो है मिलके एक प्रोडक्ट या उत्पाद को बनाते हैं तो इसको जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। इसके साथ जब वाटर, अरे वही जो चूना को हम पानी में मिलाते हैं तो हीट इवॉल्व होता है, वही रिएक्शन है। ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। तो इससे जो बनता है CaOH होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, प्लस हीट। तो ये हीट इसमें रहेगा नहीं, हीट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप कि दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है अपघटन। इसमें क्या होता है कि जब कोई सिंगल रिएक्टेंट से टूट कर सिंपल प्रोडक्ट या बनाता है तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन अ single reactant breaks to make simpler product, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर अपघटन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए यही फेरस सल्फेट वाला है, रस्ट, फेरस सल्फेट, इसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो फेरस सल्फेट जो है जब हम लोग इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। यहाँ 3 है तो ट्राई और यहाँ 2 है तो डाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए इसमें एक जो है रिएक्टेंट है जो ब्रेक होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है एक क्या करेगा, दूसरे को विस्थापित करेगा। वे जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड को विस्थापित करता है, डिस्प्लेस करता है या उसकी जगह लेके उसको हटा देता है, तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, व्हेन एन एलिमेंट और कंपाउंड इन रिएक्टेंट displace other element or compound, तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसमें हमेशा ध्यान रखना है जो हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा किसको, डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव को। और रिएक्टिविटी सीरीज अपने प्रीवियस क्लास में याद की होगी, नहीं याद की तो याद करना पड़ेगा, तभी आप इसको जो है सही से कर पाएंगे। लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम यहाँ लोहा लेते हैं, फेरिक आयरन, तो ये सॉलिड स्टेट में हो जाएगा।
इसके साथ हम कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, कॉपर सल्फेट। तो अगर ये लेते हैं, इन दोनों का रिएक्शन हम कराते हैं जब, तो क्या होगा, फेरस सल्फेट बन गया। मीन्स ये आयरन जो है इस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, इसकी जगह ले लिया, इसको अलग कर दिया। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा और ये कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फेरस सल्फेट, या इसी को हम आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब द्विविस्थापन, दो जो है डिस्प्लेसमेंट होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड या अयौगिक, उनके आयंस जो आपस में एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयंस ऑफ कंपाउंड्स के आयंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसको जो बनता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ है सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड, ये आपका एक्वस स्टेट में होगा, ये आपका जो है एक्वस ये भी होगा। तो इसमें जो है क्या होंगे, सोडियम सल्फेट, ये सल्फेट का जो आयन है वो क्लोरीन के आयन को विस्थापित करेगा, तो ये बन जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये प्रेसिपिटेट मतलब नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और ये आपका क्या रहेगा, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। दोस्तों ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होता है, जब किसी भी सब्सटेंस में या रिएक्शन में, रिएक्टेंट में सब्सटेंस प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के जुड़ने के साथ साथ हाइड्रोजन बाहर में निकलता है। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का डिफिनीशन होगा कि जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन बाहर निकलता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे 2Cu कॉपर हो गया प्लस ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो 2Cu बन रहा है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर हीट हम करेंगे, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिला के हीट करेंगे तो आपका कॉपर ऑक्साइड बनेगा। वहीं रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इसका ऑपोजिट होता है, मतलब जब किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीडेशन का हमेशा रिवर्स जो है रिडक्शन होता है। तो ये रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा कब, जब हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जैसे मान लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, इसमें जो है जब हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो ये फिर क्या बन जाएगा, पहले की तरह से बन जाएगा, ये जो है Cu बन जाएगा प्लस मॉइस्चर के रूप में रहेगा। तो ये रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हों, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन दोनों हों, तो क्या बोलते हैं उसको, तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा आपका, इसमें ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन दोनों एक साथ हों, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें हीट जो है रिलीज होता है, हीट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे जिसमें हीट निकलेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। HCl प्लस NaOH मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्ट कराएंगे, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर और प्लस हीट। तो इसमें ये हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसलिए क्या है, ये है आपका एक्सोथर्मिक।
A chemical reaction in which heat released is called exothermic reaction. एंडोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट एंडोथर्मिक होता है। उसमें रिलीज होता है और इसमें क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन in which heat is absorbed is called एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस सनलाइट मतलब हीट, ये मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस इसके साथ क्या रिलीज होता है? तो इसके साथ रिलीज होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हम लोग ब्रीदिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करने का। तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोस्तों, यहाँ तक हमने पूरे चैप्टर को समराइज करने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ तक स्टडी करके आप एनसीईआरटी के इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और जो ना आए उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। धन्यवाद।